हेलो इंजीनियर्स। हम लोग प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2022 के। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे? मेरे ख्याल से 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ग्रुप फॉर्मेशन और स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिफाइन स्ट्रेस, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 मेथड को डिफाइन कीजिए। स्टार्ट करें। स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी ट्रेड या फिर कोई चैलेंज या फिर डिमांड जो कि एक्सीड करता है किसी भी इंडिविजुअल्स की एबिलिटी को, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ये इन्वॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शंस एम्ड एट अडेप्टिंग और मिटिगेटिंग द परसीव्ड स्ट्रेसर्स। मतलब ओवरऑल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो एबिलिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा कुछ चैलेंज आ जाए या फिर कुछ थ्रेड आ जाए या फिर कुछ डिमांड हो, तो उसका जो हम लोग का बिहेवियर या फिर साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होता है या फिर कुछ रिएक्शन होता है उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस एक नेचुरल और इनवाइटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। एक्सेसिव स्ट्रेस का हमारे हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे असर हो सकता है। ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो इफेक्ट करता है एक्सेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स यूज करना चाहिए हम लोग को स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जिसमें से 4 टेक्निक ये रहे। डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। एक मिनट। डीप ब्रीदिंग एंड एक मिनट। डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। अगर आप लोग को स्ट्रेस फील हो रहा है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सच एज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, ये एक्टिवेट करता है बॉडी के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को, जो कि काउंटर रिएक्टिंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रमोटिंग फीलिंग्स ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन। मतलब अगर आप स्ट्रेस में तो आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको एक कामनेस का फीलिंग आता है और आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने का टेक्निक है। सेकेंड है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक में माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस सच एज माइंडफुलनेस मेडिटेशन और माइंडफुल अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कल्टीवेट करने के लिए ग्रेटर सेल्फ मतलब खुद के बारे में जानने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, इमोशनल रेजिलियंस के लिए। और रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से हम लोग का स्ट्रेस एंजाइटी जो होता है वो कम होता है और ओवरऑल हम लोग का वेलबींग अच्छा होता है। ये योगा एंड टाइची और अदर बॉडी प्रैक्टिसेस, माइंड बॉडी प्रैक्टिस जो होता है वो कंबाइनली फिजिकल मूवमेंट के लिए, ब्रेथ वर्क के लिए, मेडिटेशन को प्रमोट करता है, जो कि जिससे हम लोग को रिलैक्सेशन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ओवरऑल हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है गाइडेड इमेजिनरी एंड विजुअलाइजेशन। Guided imaginary involves using mental imaginary and visualization technique to evoke calmness, positive sensory experiences such as imagining oneself in a peaceful natural setting or visualizing a desired outcome. Guided imagery can help reduce stress, anxiety and negative emotions while fostering a sense of relaxation and well-being. नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हम लोग अगर लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं? हम लोग हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन ले सकते हैं जिससे हमारा इनर हेल्थ सही रहेगा। अगर हमारा बॉडी सही रहता है तो हमारा माइंड भी सही रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक इनफ जो एडिकेट अमाउंट ऑफ स्लीप होता है 7 to 8 आवर्स, वो लेकर के हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने से हमारा टास्क जो होता है वो सही टाइम पे कंप्लीट होता है और हमारा गोल जो होता है वो कंप्लीट होता हुआ दिखता है। हर दिन कुछ कुछ कंप्लीट होता हुआ दिखता है। जैसे कि अगर हम लोग को 10 सीढ़ी चढ़ना है तो पहला सीढ़ी चढ़ते तो हम लोग को दिखता है हाँ हमारा पहला सीढ़ी हम लोगों ने चढ़ लिया है। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक टास्क को कर पाते हैं। प्रायोरिटाइजेशन मतलब जो टास्क ज़्यादा जरूरी है उसको पहले करेंगे। तो ये सब टेक्निक है और इन सब को आप पढ़ लीजिएगा, पूरा थ्योरेटिकल है। जैसे कि ईटिंग अ बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स कैन सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड रेजिलियंस टू स्ट्रेस। Avoiding excessive caffeine, sugar, processed food and alcohol can help regulate energy levels and mood. तो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक हेल्दी डाइट लेंगे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स, एक हेल्दी खाना, नेचर से आया हुआ खाना,
वो आपके बॉडी को ज़्यादा अच्छा रखेगा, आपको माइंड को ज़्यादा हेल्दी, आपके बॉडी को हेल्दी रखेगा। ना कि अगर आप लोग एक्सेसिव कैफीन, शुगर, प्रोसेस फूड वगैरह खाते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्दी डाइट से भी माइंड जो होता है वो अच्छा रहता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके बाल भी अच्छे रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गर्ल्स। उसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ता है। फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, मूड को इम्प्रूव करने में और ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है एडुकेट स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ढंग से सोते नहीं है तो आपका किसी भी काम आपका ढंग से नहीं होगा, कोई सा भी काम आपका। और सबसे पहली बात, ज़्यादा सोना नहीं होता है, क्वालिटी स्लीप ज़रूरी होता है। इससे हमारा स्ट्रेस का लेवल जो होता है वो कम होता है। और टाइम मैनेजमेंट तो आपको पता ही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर करता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि तुम आपका एबिलिटी खुद को समझना, खुद के इमोशंस को मैनेज करना, ये एज वेल एज टू परसीव, इम्पेसाइज विथ द इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ अदर। खुद को समझना, खुद के इमोशंस को मैनेज करना और सामने वाले के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना खुद से, ये कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और प्रोफेशनल लाइफ में इसका एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। और वो क्या क्या है, तो बहुत सारा रीज़न है उसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होने का। पहला है इफेक्टिव लीडरशिप। आप अगर खुद को कंट्रोल कर सकते, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते, तो आप एक इफेक्टिव लीडर बन पाएंगे। सामने वाले को मतलब अगर आपके जो टीम मेंबर है उसको आप मोटिवेट कर पाएंगे, उसके इमोशन को आप समझ पाएंगे और उसके इमोशन को अपने अपने क्या टेंडेंसी से खुद को, क्योंकि आप समझ चुके, आप खुद के इमोशंस को हर चीज़ में, एंगर को वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने इमोशंस ला सकते हैं। तो इससे वो आपका सामने वाला जो है, जो कि आपके टीम मेंबर्स, अगर आप लीडर है तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आप से इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और आप उसको अच्छे से काम में इंगेज लगा कर सकते हैं। ठीक है। They demonstrate empathy, authenticity, and strong interpersonal skill, fostering a positive work environment and building trust and rapport with their employees. Emotionally intelligent leaders are also adept at resolving conflict, managing changes, and navigating complex interpersonal dynamics with organizations. Next है enhanced communication skill. Emotional intelligence enables individuals by communicate effectively and persuasively, both verbally and non-verbally. By understanding their own emotions, अपने इमोशंस को खुद से अंडरस्टैंड करने के बाद आप दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं, जो कि प्रोफेशनली लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्टाइल को आपके इफेक्ट करता है। आप अगर अपने नर्वसनेस को समझ करके आप उसको अगर अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपने नर्वसनेस को, तो आप सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक, आपके लिसनर्स आपको अच्छे सुनेंगे अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर आर स्किल्ड लिसनर्स हु कैन कन्वे एम्पैथी, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग इन देयर इंटरेक्शन। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड निगोशिएशन। Professional with high emotional intelligence excel in conflict resolution and negotiation situation. Negotiation के टाइम, negotiation क्या होता है कि दो पार्टी बैठ के, दो या उससे ज़्यादा पार्टी बैठ करके बात करती है किसी एक कॉमन टॉपिक पे, और सबका विन विन सिचुएशन होना चाहिए। सब अपने बात को रखते हैं और कोई एक डोमिनेट नहीं करता है और सबके अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या डील किया जाता है, उसको निगोशिएशन सिचुएशन कहते हैं। तो अगर आप हाइपर हो जाते हैं उसमें या फिर खुद को डोमिनेट करने लगते हैं, नहीं नहीं मेरी बात को ही रखो, मेरी बात को दियो, या फिर आप एंग्री हो जाते हैं, तो उस समय आपका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है और मे बी आपके डिसीजन आपके फेवर में ना आए। लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, मतलब आप खुद के इमोशन को समझते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपनी बात आराम से मनवा सकते हैं सामने वाले को एक अच्छा इफेक्ट डाल करके। वहाँ पे आपको काम रहना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मैनेज करना पड़ता है खुद के इमोशंस को और म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन लाना पड़ता है। इसमें कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा जिसके अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छे से निगोशिएट कर पाएगा।
नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर सर्विस, क्लाइंट रिलेशंस एंड टीम कोलेबोरेशन एंड परफॉर्मेंस। तो ये सब रीजंस है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है प्रोफेशनल लाइफ में, और इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिजनेस इथिक्स शुड बी ऑब्जर्व बाय अ सेल्समैन। सेल्समैन में क्या क्या बिजनेस इथिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मुझे नहीं पता है ये क्या है। अगर आप लोगों को इरेशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरव्यू का टाइप्स है, और क्वेश्चन नंबर 9 है एस्से ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। ये आप खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं करवाऊंगी, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में करवा देती हूँ, और 9 आप खुद से करेंगे। सेल्स पीपल में क्या क्या इथिक्स होना चाहिए। सेल्स पीपल प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिप्रेजेंटिंग देयर कंपनी एंड इंटरेक्टिंग विथ कस्टमर। ऑब्जर्विंग प्रॉपर बिजनेस इथिक्स इज एसेंशियल फॉर सेल्स पर्सन to build a rapport, establish trust and enhance customer relationships। सेल्स पर्सन क्या होता है? सेल्स पर्सन होता है वो अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कस्टमर के सामने। तो अगर उसके अंदर इथिक्स होगा तो वो सामने अपने कंपनी का अच्छा इंप्रेशन कस्टमर पे डालेगा, जिससे कि कस्टमर का रिलेशनशिप जो है कंपनी के साथ इन्हांस करेगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक। तो उसमें कौन कौन सा इथिक्स होना चाहिए? पहला है प्रोफेशनल अपीयरेंस। सेल्स पर्सन का अपीयरेंस जो होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए। हाँ, देखने से वो प्रोफेशनल लगना चाहिए, उसका एक मैनर ऑफ ड्रेसिंग हो जो कि एप्रोप्रिएट हो इंडस्ट्री के और ओकेजन के अकॉर्डिंग, क्लीन हो, वेल फिटेड अटायर हो, ग्रूमिंग नीटली हो, और पेइंग अटेंशन टू द पर्सनल हाइजीन। अ प्रोफेशनल अपीयरेंस हेल्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन कस्टमर। नेक्स्ट है पोलाइट एंड कॉर्टियस बिहेवियर। सेल्स पर्सन का बिहेवियर जो होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्ट करे वो इंटरेक्शन को कस्टमर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ उसके बिहेवियर में रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे कि वो ग्रीटिंग करे, एक वार्म ग्रीटिंग करे कस्टमर को, उसका पोलाइट लैंग्वेज हो, टोन ऑफ वॉइस अच्छा हो, कस्टमर को उनके टाइटल या फिर नाम से वो प्रेफर करे। तो ये सब होता है बिहेवियर। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में है सेल्स पर्सन शुड बी प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। कस्टमर के नीड को समझने के लिए उनका क्या क्या कंसर्न है, उनका प्रेफरेंसेस क्या है, उन सबको अच्छे से समझने के लिए सेल्स पर्सन को एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, और वो सुनते समय फुल अटेंशन दिखाए, आई कांटेक्ट मेंटेन करे, जिससे कि कस्टमर को लगे कि हाँ वो वैल्यू करते हैं इस कंपनी के वो बिजनेस के लिए, और उनका एक ट्रस्ट बने, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन। Salesperson should communicate clearly, confidently, and effectively to convey information about the products of services. This should use उनको सिंपल और कॉन्साइज लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, जार्गन एकदम अवॉइड करना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपकी जगह के नहीं है, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ के नहीं है, तो जार्गन्स में भी उनको ना समझ में आए, टेक्निकल टर्म्स ना समझ में आए, तो आपको उनको बढ़िया से समझाना होगा। Honesty and integrity. Salesperson should conduct themselves with honesty and integrity and transparency in their all interaction with customer. This include providing accurate information about product के बारे में accurate information, services के बारे में accurate information upfront, price के बारे में, terms and condition के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे वो कस्टमर को। उसके बाद रिस्पेक्ट द कस्टमर्स टाइम, कस्टमर के टाइम का रिस्पेक्ट करे और चीज़ों को कम समय में अच्छे से समझा पाए। जब अपॉइंटमेंट हो कस्टमर का तो उस समय वो पंक्चुअल हो, मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल हो तो उस टाइम पे वो रहे, बिजी शेड्यूल में उनका मीटिंग फोर्सली ना करे। नेक्स्ट है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। सेल्स पर्सन शुड फॉलो अप विथ कस्टमर प्रॉम्प्टली आफ्टर इनिशियल इंटरेक्शन टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एनी क्वेश्चन और कंसर्न, और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को हमेशा ओपन रखें, कमिटमेंट्स को अपने फॉलो करे, कोर्स वगैरह प्रोवाइड करे, अरेंज करे डेमोन्स्ट्रेशन, और डिलीवरिंग द प्रॉमिस मटेरियल, जो मटेरियल प्रॉमिस हो उसको टाइमली मैनर में वो कस्टमर को डिलीवर करे। तो इसको कहते हैं फॉलो अप। फर्स्ट इंटरेक्शन के समय अगर अच्छा आपका इम्पैक्ट बनता है तो फिर फॉलो थ्रू, अब वो आपका कस्टमर हो गया तो उसको आप मतलब और भी आगे लेकर के जाइए, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले थे कि टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ कितने तरह के होते हैं। तो इंटरव्यूज़ के ये सारे टाइप्स है। पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि पहले से क्वेश्चन का सेट बनाना होता है, टाइम पहले से डिसाइडेड होता है, कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, ये सबको सिस्टम में होता है। एक टाइम रखा जाता है, एक जगह रखा जाता है, वहाँ पे कैंडिडेट आते हैं, उनसे पहले से फॉर्म वगैरह लिया जाता है और तब जाकर के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? तो इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द इंटरव्यूअर्स इंगेजेस इन अ फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन विद द कैंडिडेट। सिलेबस वगैरह, क्वेश्चन वगैरह पहले से फिक्स नहीं होता है। इंटरव्यूअर जो होता है वो फ्री फ्लोइंग जिस तरह से कन्वर्सेशन हो रहा है बस उसी में आगे जाते जा रहा है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं और डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स को जो है एक्सप्लोर किया जाता है। पर्पस होता है इसका कैंडिडेट का पर्सनालिटी जाना, कम्युनिकेशन स्टाइल जाना और वो दिए गए रोल के लिए सुटेबल है या नहीं। उसके बाद सिचुएशनल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया जाता है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन होता है या फिर और भी कुछ हो सकता है और उसको कैंडिडेट कैसे हैंडल करता है वो इसमें देखा जाता है। इसमें मतलब और क्या क्या देखा जाता है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसमें देखा जाता है कैंडिडेट का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, सिचुएशनल जजमेंट, और ये सब करने से कैंडिडेट का प्रिडिक्ट करता है कि वो अगर सिमिलर सिनेरियो में रहेगा तो वो क्या एक्शन ले सकता है। उसके बाद है बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू में क्या होता है, कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाता है स्पेसिफिक एग्जाम्पल उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे और उसको वो कैसे हैंडल करेगा वेरियस सिचुएशन में चैलेंजेस को और एकम्प्लिश को। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि कैंडिडेट के पास्ट बिहेवियर को प्रिडिक्टर की तरफ फ्यूचर परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिया जाता है। इससे उसका कॉम्पिटिशनर देखा जाता है, स्किल्स, बिहेवियरल पैटर्न्स वगैरह देखा जाता है। नेक्स्ट है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि मल्टीपल इंटरव्यूअर्स होते हैं, सिंगल कैंडिडेट से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि मल्टीपल कैंडिडेट को इंटरव्यू किया जाता है एक साथ, मतलब ओवरऑल पूरे एक ग्रुप को एक बार में इंटरव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट है फोन और वीडियो इंटरव्यू। फोन और वीडियो इंटरव्यूज आर कंडक्टेड रिमोटली typically using phone calls और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, स्काइप, फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह। और स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है कि स्ट्रेस इंटरव्यूज इंटेंशनली क्रिएट स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर कैंडिडेट। जानबूझ करके एक स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन कैंडिडेट के लिए किया जाता है। उससे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, हॉस्टाइल बिहेवियर उसको शो किया जाता है। और इसका ये होता है कि स्ट्रेस इंटरव्यू एसेसेस कैंडिडेट एबिलिटी। वो कैंडिडेट के एबिलिटी चेक करता है कि अगर कोई प्रेशर आता है तो वो उसको कैसे हैंडल करेगा, वो क्रिटिकल सिचुएशन पे क्या सोचेगा। तो ये था ओवरऑल पीएचडी का। और लास्ट क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। ये इससे और इससे तो आप लोगों को लिखना आता ही होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट किस चीज़ का मैं PYQ बनाऊँ ये आप बता दीजिए, और किस चीज़ पे मैं लेक्चर का एक प्लेलिस्ट बना दूँ। जैसे कि मैंने फ्लैट के लेक्चर का प्लेलिस्ट बनाया, OS का, COA का, तो इस तरह से मैं किसके लेक्चर का बनाऊँ ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।